हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास यानी हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक, देखिए इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझने के लिए आपको जनन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ होना बहुत आवश्यक है। उस पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वो है आनुवंशिकता, जिसे वंशागत भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हेरेडिटी या इनहेरिटेंस। ठीक, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, उसके बाद इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझेंगे हम लोग डिस्कस करके। तो सबसे पहले क्या है, आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतानों में स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशागत कहते हैं। अब ये आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? देखिए, वे लक्षण जो जनकों से यानी माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं उन्हीं को कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ठीक, समझते हैं इस चीज को। देखिए, जब हम लोग जनन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने ये शुरू में ही डिस्कस किया था कि कोई भी जीव अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति करता है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है जनन। यानी मनुष्य की ही उत्पत्ति करेगा, हाथी से हाथी की ही उत्पत्ति होगी, और अगर कोई गुलाब का पौधा है और उससे एक नए पौधे की उत्पत्ति हुई है तो वो नया पौधा भी गुलाब का ही होगा। क्लियर है? इससे क्या मतलब निकलता है समझिए। इसका मतलब क्या है कि जनन के समय बहुत सारे लक्षण जनकों से संतानों में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, इसीलिए संतान जो है वो जनकों जैसे लगते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए, यही लक्षण जो जनन के समय जनकों से संतानों में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उन्हीं लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और यही प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि जनकों से आनुवंशिक लक्षण संतानों में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं आनुवंशिकता यानी वंशागत। अब फिर से एक बार पढ़ते हैं, ये चीजें अब आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। देखिए, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? तो देखिए, आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतानों में स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही कहते हैं आनुवंशिकता या वंशागत। ठीक, क्लियर है? अब यह है कि आनुवंशिक लक्षण क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या है कि वे लक्षण जो जनकों से यानी माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं जनन के समय, उन्हीं लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण। अभी हम लोगों ने ये डिटेल में समझ लिया है। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? अब प्रश्न ये उठता है कि ये आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से जनकों से संतानों में जाते हैं? मतलब वो कौन सी चीज है जिसके द्वारा जनकों से संतानों में ये आनुवंशिक लक्षण ट्रांसफर होते हैं? तो वो संरचना है डीएनए। ठीक, अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि जनन के दौरान आनुवंशिक लक्षण जनकों से संतानों में डीएनए के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। इस पॉइंट को हम लोगों ने जनन में पढ़ा था पहले ही वीडियो में, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि वो पहले आप देख लीजिए, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली हैं चीजें। और इसके लिए देखिए क्या है कि जनन के दौरान आनुवंशिक लक्षण जनकों से संतानों में डीएनए के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं, और इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए सबसे पहले जनक की कोशिकाओं में डीएनए का कॉपी बनता है तथा ये डीएनए कॉपीज आनुवंशिक लक्षणों को लेकर संतानों में जाते हैं। ये चीज समझ लीजिए फिर से, जनन में भी हम लोगों ने समझा था। देखिए, डीएनए ही वो संरचना है जिसके ऊपर आनुवंशिक लक्षणों की सूचना स्थित होती है, उपस्थित होती है। ठीक, यानी अगली पीढ़ी में जो लेके जाना है इन आनुवंशिक लक्षणों को, वो डीएनए ही लेके जाते हैं। क्लियर है? अब इसके लिए क्या होता है कि जनक जब जनन करने वाला होता है, माता पिता जब जनन करने वाले होते हैं, तो इनकी कुछ कोशिकाओं में क्या होता है, डीएनए का कॉपी बनता है। क्यों बनता है समझिए, डीएनए अगली पीढ़ी में भेजना है तो अपना डीएनए पूरा निकाल के तो दे नहीं देंगे, तब इनके कोशिका का क्या होगा? तो उसी के लिए क्या होता है कि पहले कुछ कोशिकाओं में जनकों के डीएनए की कॉपी बनती है और उसमें से एक कॉपी उस कोशिका में जाती है जिससे नए जीव का निर्माण होना है, संतान की उत्पत्ति होनी है।
तो वास्तव में उसी डीएनए पर ही इन आनुवंशिक लक्षणों की सूचना निहित रहती है, उपस्थित रहती है, और वो लेकर के आनुवंशिक लक्षणों को जाते हैं अगली पीढ़ी में। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जनन के दौरान आनुवंशिक लक्षण जनकों से संतानों में डीएनए के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए सबसे पहले जनक की कोशिकाओं में डीएनए का कॉपी बनता है तथा ये डीएनए कॉपीज आनुवंशिक लक्षणों को लेकर संतानों में जाते हैं जनन के समय। क्लियर है यहाँ तक? इन पॉइंट्स को, ये वही पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने जनन में डिस्कस किया था पहले ही वीडियो में, देख लीजिए उसको आप। ठीक, अब आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस। देखिए, जनन के फलस्वरूप जीव द्वारा अपने ही जैसे नए जीवों की उत्पत्ति होती है, यानी संतानें काफी हद तक अपने जनकों जैसी ही होती हैं। बावजूद इसके कुछ ही मात्रा में सही, लेकिन संतानों और जनकों के बीच अंतर पाया जाता है। यानी हम सीधा सा कह सकते हैं कि चाहे एक ही जाति के जीव हों या समान जनकों से उत्पन्न हुए जीव हों, उन सभी जीवों के बीच कुछ न कुछ अंतर जरूर पाया जाता है, और इन्हीं अंतरों को कहा जाता है विभिन्नता यानी वेरिएशन। देखते हैं क्या है। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। क्लियर? अभी वही समझ रहे थे। अब ये है कि ये विभिन्नताएं, ये अंतर आते क्यों हैं, तो देखते हैं। देखिए क्या है। जनन के दौरान जब जनक की कोशिकाओं में डीएनए की कॉपी बन रही होती है, तभी उसमें कुछ परिवर्तन या त्रुटि आ जाती है। इसी कारण संतानों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अभी यहाँ जो हम लोग बात कर रहे थे कि डीएनए की कॉपी बनती है जनन के समय ताकि वो अगली पीढ़ी में जा सके संतानों में, तो वही बात हो रही है कि जनन के दौरान जब जनक की कोशिकाओं में डीएनए की कॉपी बन रही होती है, तभी उसमें कुछ परिवर्तन या त्रुटि आ जाती है। इसी कारण संतानों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यानी वो सूचना, वो लक्षण जो डीएनए पर था, अभी नया डीएनए जब बन रहा था तो उस डीएनए में कुछ परिवर्तन आ गया, कुछ त्रुटि आ गई, तो ये सूचना हूबहू ऐसे ही उस पर नहीं जा पाया उस डीएनए पे, और जब वो अगली पीढ़ी में गया तो कुछ विभिन्नता देखने को मिली, कुछ अंतर देखने को मिले। ठीक, अब क्या है, कुछ दो पॉइंट हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। पहला क्या है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में अत्यंत कम विभिन्नता पाई जाती है। ये कारण क्यों है? हम लोग जब पढ़ रहे थे जनन तो पढ़ा था हमने कि अलैंगिक जनन वास्तव में एक ही जनक द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो होता क्या है कि उसका डीएनए हूबहू ऐसे ही कॉपी होकर के अगली पीढ़ी में चला जाता है। विभिन्नता आती है लेकिन बहुत कम आती है, बहुत कम ही त्रुटि हो पाता है। ठीक, तो वही यहाँ लिखा गया कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में अत्यंत कम विभिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में जब युग्मक बन रहे होते हैं उस समय जो फोटोकॉपी बनती है डीएनए की, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा त्रुटि की संभावना होती है। और क्योंकि दो जनकों के मिल रहे हैं डीएनए आपस में, तो वहाँ भी त्रुटि हो सकती है। तो इसीलिए लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है, अधिक विभिन्नता पाई जाती है जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें हैं। क्लियर है? अब देखिए, हमने अब तक पढ़ लिया है आनुवंशिकता किसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया है कि विभिन्नता किसे कहते हैं, और इन्हीं दोनों के अध्ययन को, यानी आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को ही कहते हैं आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। तो हमारा अगला टॉपिक वही है, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। कहते किसे? सिंपल सा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। और एक नाम याद रख लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल, इनको कहा जाता है आनुवंशिकी के पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। कौन कौन से प्रयोग थे, उससे क्या निष्कर्ष निकाला था उन्होंने, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कौन से हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यानी जब जब भी आनुवंशिकता का नाम आएगा तब तब आपके दिमाग में एक नाम आ जाना चाहिए, और वो नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, और उनका प्रयोग हुआ था मटर के पौधे पर। क्लियर? तो ये कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो शुरू में ही डिस्कस करने ज़रूरी थे इस चैप्टर के। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, अभी वही बात हम लोग कर रहे थे। अगला क्या है,
मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। ठीक, और आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तुत करने के लिए मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के पौधों पर। तो अगला पॉइंट वही है कि इसके लिए मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया। ठीक, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग अध्ययन करेंगे मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। देखिए विपर्यासी लक्षण क्या होता है समझ लीजिए। विपर्यासी लक्षण को सामान्यतः आप विपरीत लक्षण भी कह सकते हैं। होता क्या है समझ लीजिए। देखिए विपर्यासी लक्षण को इंग्लिश में कहते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब देखिए ये विपर्यासी लक्षण होते क्या हैं वो समझिए। ऐसे लक्षण जिनमें आसानी से अंतर किया जा सके उन्हीं को कहते हैं विपर्यासी लक्षण। जैसे ये ऐसे लक्षण होते हैं जिनके बीच इतनी भिन्नता होती है कि इनके बीच अंतर आसानी से स्पष्ट हो सकता है, तो इन्हीं लक्षणों को कहते हैं विपर्यासी लक्षण या जनरली विपरीत लक्षण भी कह सकते हैं। जैसे मेंडल ने मटर के पौधों के संबंध में सफ़ेद पुष्प वाले मटर के पौधे भी लिया था और बैगनी पुष्प वाले मटर के पौधों को भी लिया था। तो अब देखिए सफ़ेद रंग और बैगनी रंग देखने में एक दूसरे से इतना ज़्यादा भिन्न दिखाई दे रहे हैं कि उनमें आसानी से अंतर स्पष्ट किया जा सकता है, इसीलिए वो क्या कहलाएंगे, विपर्यासी लक्षण। ठीक, इसीलिए इनको जनरली विपरीत लक्षण भी कह सकते हैं, लेकिन जो सटीक शब्द है वो विपर्यासी लक्षण ही होगा। ठीक, अब समझिए कि मटर के पौधों पर जो प्रयोग किया था मेंडल ने, उस प्रयोग में उन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिया था मटर के पौधों का। कौन कौन से थे वो समझिए। यहाँ पे वो 7 लक्षण लिखे गए हैं और उन्हीं लक्षणों का ये प्रभावी रूप है और ये अप्रभावी रूप है। अब देखिए प्रभावी यानी डोमिनेंट, अप्रभावी यानी रिसेसिव। इसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जब विपरीत लक्षण या विपर्यासी लक्षण वाले जनकों का यानी माता पिता का निषेचन कराया जाता है यानी क्रॉस कराया जाता है, तो जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसे कहा जाता है प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी। और प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, यानी जो लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हीं लक्षणों को कहा जाता है प्रभावी लक्षण या प्रभावी रूप। ठीक, और प्रथम संतानीय पीढ़ी में जो लक्षण दबे रह जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, प्रकट नहीं हो पाते हैं, उन लक्षणों को कहा जाता है अप्रभावी लक्षण या अप्रभावी रूप। ठीक, अभी हम लोग आगे चल करके इनको और डिटेल में समझेंगे, प्रभावी और अप्रभावी को। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं मटर के पौधों के उन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का जिसका अध्ययन मेंडल द्वारा किया गया था अपने प्रयोगों में। ठीक, जिसमें से पहला क्या है, तने की लंबाई, जिसका प्रभावी रूप है लंबा और अप्रभावी रूप है बौना। दूसरा है फूल का रंग, जिसका प्रभावी रूप है बैगनी और अप्रभावी रूप है सफ़ेद। तीसरा है फूल की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ फ्लावर, जिसका प्रभावी रूप है अक्षीय और अप्रभावी रूप है अग्रस्थ। इसको समझ लेते हैं। देखिए अक्षीय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक पौधा है, ये तना है उसका, ठीक, और इसमें ये पत्तियां लगी हुई हैं, इसके किनारों से ऐसे निकली हुई हैं पत्तियां। ऐसे कुछ, ठीक, और जो फूल है वो यहाँ किनारे से, यहाँ पत्तियों के यहाँ इससे यहाँ ऐसे फूल निकल रहे हैं, यहाँ किनारे से, तने के किनारे से ऐसे पुष्प निकल रहे हैं, यहाँ खिल रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति है। मतलब क्या है कि ये तना सीधे ऐसे बढ़ता जा रहा है लंबाई में और किनारे किनारे से पुष्प, जहाँ से पत्तियाँ निकली हैं वहीं से पुष्प भी ऐसे निकलते जा रहे हैं तने के किनारों पे। ठीक, इसे कहते हैं अक्षीय यानी एक्सियल। अग्रस्त को देखते हैं, अग्रस्त को अंत्य भी कहते हैं। जब पुष्प शीर्ष पर निकले यानी टिप पर, देख लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक पौधा है, ये तना है उसका, पत्तियां ऐसे किनारे से निकल रही हैं,
ऐसे पत्तियां निकल रही हैं और इस तने के टिप पर यानी शीर्ष पर या छोर पर कह सकते हैं, शीर्ष वाले छोर पर, ये शीर्ष पर ऐसे पुष्प निकल आए तो इस स्थिति को कहते हैं अग्रस्थ यानी टर्मिनल। क्लियर है? यानी जब तने के किनारे से, देखिए जब ये तना है और इसके किनारे किनारे से ऐसे पुष्प निकलते हैं तो इसे कहते हैं एक्सियल यानी कि अक्षीय, और जब तने के टिप पर यानी शीर्ष पर ही पुष्प निकल आए तो इसे कहते हैं अग्रस्थ या अंत्य, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनल। यानी यहां से भी एक शाखा निकलेगी तो उसके भी शीर्ष पर ही पुष्प निकलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये है फूल की स्थिति जिसका प्रभावी रूप है अक्षीय और अप्रभावी रूप है अग्रस्थ। ठीक? अच्छा, अगला क्या है? फली का आकार जिसका प्रभावी रूप है फूला हुआ और अप्रभावी रूप है सिकुड़ा। अगला है फली का रंग जिसका प्रभावी रूप है हरा और अप्रभावी रूप है पीला। उसके बाद है बीज का आकार जिसका प्रभावी रूप है गोल और अप्रभावी रूप है झुर्रीदार या पिचका हुआ। और सबसे लास्ट जो है वो है बीज का रंग जिसका प्रभावी रूप है पीला और अप्रभावी रूप है हरा। अब यहाँ एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे देखिए जो फली का रंग है और बीज का रंग है, इनके प्रभावी और अप्रभावी रूपों में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कैसे समझते हैं? देखिए यहां फली का जो रंग है उसका प्रभावी रूप है हरा, देखिए हरा है, ठीक, और अप्रभावी रूप है पीला। क्लियर है? लेकिन बीज का जो रंग है उसका प्रभावी रूप है पीला, देखिए उसका प्रभावी रूप है पीला और अप्रभावी रूप है हरा। इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आपको इस पे ध्यान दीजिएगा कि एक में तो हरा जो है वो प्रभावी रूप है और पीला जो है अप्रभावी रूप है, लेकिन दूसरे में जब बीज का रंग हम लेते हैं तब प्रभावी वाले में पीला आ जाता है और अप्रभावी वाले में हरा आ जाता है। क्लियर है? तो ये 7 लक्षण थे जिनके ये 7 प्रभावी रूप हैं और ये 7 अप्रभावी रूप हैं, यानी 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो कि अध्ययन किया गया था मेंडल के द्वारा अपने प्रयोग में। और किसका ये लक्षण था? ये था मटर के पौधों का। ठीक, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस वीडियो में हमने समझा आनुवंशिकता को, फिर हमने समझा कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, फिर हमने विभिन्नता को डिस्कस किया और फिर हमने जाना कि आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स किसे कहते हैं, और लास्ट में हमने डिस्कस किया मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो अब अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के डिस्कशन के साथ।